हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके कुछ जो आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद सीरीज की तरफ चलते हैं, तो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, ये तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको हो जाता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? प्राकृतिक का मतलब होता है जो हमें प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका मृदा हो जाता है यानी मिट्टी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या कुछ पे करना होता है? हमें तो भूमि, हमें तो जो मिट्टी प्राप्त हुई है वो हमें कैसे गॉड गिफ्टेड प्रकृति की तरफ से प्राप्त हुई है। या जो सूर्य है उसके लिए हमें कोई बिल पे करना होता है? ऐसा तो नहीं है। हमें सूर्य की रोशनी हमें फ्री में मिलती है और रोज मिलती है और लगातार मिलती है और कभी खत्म भी नहीं होती है। ये क्या होते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है ना, जो हमें प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप मिले हैं, जिसके लिए हमें कोई भी पे नहीं करना रहता है और वो उनका हम यूज भी करते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होते हैं। जैसे वायु है, हवा है, क्या इसके बिना जीवन संभव है? नहीं संभव है। और हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हमें प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हमें प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि पौधों की उपयोगिता और पशुओं की उपयोगिता को बताएं। तो पौधों की उपयोगिता यानी जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो बात कर लेते हैं कि पौधों से ऐसा कुछ मतलब ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो हमें पौधों से प्राप्त ना हो। हमें हर एक चीज, ज्यादातर चीजें पौधों से प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे पहले आप बात कर लें, हम बात करते हैं कि जो सूती कपड़ा होता है वो किससे बनाया जाता है? तो कपास के रेशे से बनाया जाता है। कपास क्या है भाई? पौधा है। तो यानी यहाँ पे तो वस्त्र की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, क्या हमें औषधियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो औषधियां भी तो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे आपका लाख हो जाता है, कत्था हो जाता है और जो खुशबू वाले मसाले हो जाते हैं वो सब किससे प्राप्त होते हैं? तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, है ना। ये सभी चीजें किससे प्राप्त हो रही हैं? तो हमें पौधों से प्राप्त हो रही हैं। पशुओं के लिए चारा है, फल है, अनाज है, ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। यानी हमारे लिए ये क्या है? एक उपहार है और बहुत बड़ी चीज है। क्या हम अनाज के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं भाई, रह सकते हैं, क्योंकि भोजन तो हमारी पहली आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। कहते हैं मनुष्य किसके लिए वर्क करता है, किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? हर एक चीज जो भी कर रहा है वो भोजन के लिए कर रहा है। जब उसे भोजन मिलता है तभी वो कुछ आगे कर पाता है। तो कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं वो प्राथमिक में आती हैं और बाकी बाद में द्वितीयक में जो हमारे आराम की वस्तुएं हो जाती है, आराम की चीजें हो जाती हैं, वो तो हमें जब अच्छी लगती है, जब कहते नहीं कि हमारा पेट भरा होता है तो हमें हर एक चीज अच्छी लगती है। यानी जब हमारे पास अनाज होगा, जब हमें संतुलित आहार मिलेगा और हम हष्ट पुष्ट होंगे, तभी तो हमें विलासिता वाली चीजें भी अच्छी लगती हैं, मनोरंजन वाली चीजें भी अच्छी लगती हैं, एंजॉय भी करते हुए अच्छा लगता है। तो ये सभी चीजें हो जाती है। यानी अनाज हमें कहाँ से मिलता है? यानी घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि पौधों से हमें प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही जरूरी और प्राथमिक आवश्यकता हमारी हो जाती है, ठीक है ना। जो फल है हमें भाई पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से पौधे जो हमारे लिए हैं बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं और इसके प्रत्यक्ष लाभ भी हैं, अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। तो हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। पहले हम पशुओं के लाभ पर भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसके अप्रत्यक्ष लाभ को भी देख लेते हैं। पशुओं यानी पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? पशुओं से देखिए, कुछ पशु दूध देते हैं, है ना, कुछ पशुओं का मांस खाया जाता है और कुछ पशु अंडे भी देते हैं।
बहुमूल्य बनाए जाते हैं, जो उसके बहुमूल्य रत्न बनाए जाते हैं, यानी बहुत ही जो मान के चले कि बहुत ही कीमती चीजें बनाई जाती हैं। तो यानी हर एक पशु इम्पोर्टेंट है, हर एक पौधा इम्पोर्टेंट है और इसकी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगिता है, यानी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, और इसके अगर अप्रत्यक्ष लाभ, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी यहाँ पे समझ लें आप, एक हो जाता है प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ जिसको हम सीधा देख सकते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम सीधा देख सकते हैं कि भाई पौधा क्या है, हमें अनाज दे रहा है, सीधा दिख रहा है ना, हमें बिल्कुल सामने है, हमारे पौधे हमें फल दे रहे हैं, एकदम सामने है, दिख रहा है हमें। ठीक है, लेकिन कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी हमें पता तो है कि ये पौधों से ही है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं हमें बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो आप कहोगे आसमान से बारिश हुई है, हाँ ठीक है भाई, समुद्र से उठता है, ऊपर से जाता है और उसके बाद बारिश होती है, लेकिन पेड़ पौधे इसके लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, है ना। तो ये आपके अप्रत्यक्ष लाभ में आ जाता है। अब बारिश हुई, अब भूमि का कटाव हो गया, भूमि का कटाव होता, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है भाई, भूमि का कटाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वृक्ष लगा हुआ है, ये जड़ें हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये भूमि के कटाव को रोकती है, यानी ये भूमि को जहाँ पे ये मिट्टी है वहां पे ये मिट्टी रहेगी, ये कटेगी नहीं, अगर कटेगी भी तो बहुत कम मात्रा में कटेगी। तो यानी ये भी आपका अप्रत्यक्ष लाभ हो जाता है। इससे हमें क्या ऑक्सीजन मिलती है ना भाई, पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें क्या करते हैं, देते हैं, यानी अपोजिट है मामला कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी जिंदगी के लिए जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें नहीं मिलेगी तो पल भर में भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ये सब चीजें हमें कैसे प्राप्त होती हैं, तो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कम से कम एक बंदा एक पेड़ तो लगाए ही लगाए, है ना। और अगर अब देखिए पेड़ों की कमी है, इसीलिए किस तरह से गर्मी पड़ रही है, किस तरह से चीजें बिखर रही हैं, वो चीजें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं और आप लोग उसको झेल भी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि पौधों की उपयोगिता हो जाती है, जिसको हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में समझा। और पशुओं से जो हमारे लाभ है वो भी हमने जाना कि पशु जब तक है तब भी हमको लाभ देते हैं और जब नहीं भी होते हैं तब भी वो हमको लाभ ही देकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियों के प्रकार हो जाते हैं कि एक तो सरल पत्ती होती है, एक संयुक्त पत्ती होती है। तो सबसे पहले हम सरल पत्ती के बारे में बात करते हैं, सरल पत्ती होती कैसी है। तो सरल पत्ती इस तरह से एक बिल्कुल इसके पड़ जो है यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एक सरल पत्ती है, ठीक है ना। कोई से भी आप ले लीजिए, जैसे सरल पत्ती में आम आ जाता है, जामुन आ जाता है और उसके बाद पपीता है, सरसों है, ये कौन सी पत्तियां कहलाएंगी, इसकी जो पत्तियां हो जाती हैं वो सरल पत्ती कहलाती है। तो सरल पत्ती की पहचान क्या होती है कि इसमें जो यहाँ पे ये भाग होता है, ये भाग अच्छा क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हालांकि हम तो आप लोगों को बता ही देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिए कि ये भाग पत्ती का क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये कटा फटा नहीं होता है, जो ये भाग होता है वो कैसा होता है, वो कटा फटा नहीं होता है। और उसके अलावा क्यों होता है कि जो ये वाला भाग होता है, यहाँ पे ये जो एक लाइन टाइप की खिंची होती है पत्ती में, तो ये क्या होता है भाई, बीच का है, तो इसको क्या कहेंगे, मध्य शिरा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो मध्य शिरा ये हो जाता है। और यहाँ पे ये पर्णव्रत हो जाता है, क्या हो जाता है, पर्णव्रत हो जाता है। ठीक है, तो ये सरल पत्ती हो जाती है। और कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनमें थोड़ा सा अगर कटा फटा भी है, कैसा होता है कि थोड़ा सा कटा फटा भी है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ से ये आपका मध्य शिरा होता है, बीच का जो शिरा होता है, ये इससे जुड़ता नहीं है, यानी यहाँ पे जुड़ाव नहीं आता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि ये हल्का सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कटा फटा टाइप का, लेकिन यहाँ पे ये इससे जो ये आपका मध्य शिरा है यहाँ पे जुड़ता नहीं है।
तो ये कौन सी पत्ती होती है? तो ये सरल पत्ती के अंतर्गत आती है। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जो सरल पत्ती होती है वो किस किस की होती है, तो आपका आम हो जाता है, जामुन हो जाता है, पपीता हो जाता है और सरसों हो जाती है। और भी बहुत सी पत्तियां होती है जो सरल पत्तियों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आपको हो जाता है एक पत्ती आपकी हो जाती है संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती किसको कहते हैं, इसको गैस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संयुक्त पत्ती की बात करेंगे। संयुक्त पत्ती क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपका क्या हो जाता है, ये जो लाइन हो जाती है ये क्या है, ये बीच का है, तो ये क्या कहलाएगा? तो भाई मध्यशिरा कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका मध्यशिरा हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे ये पत्ती बनेगी तो ये आपकी यहाँ से आएगी और ऐसे यहाँ पे ये जुड़ जाती है। फिर ये देखिए, ये आपकी पत्ती जुड़ जाती है, तो ये कौन सी हो जाती है? तो ये संयुक्त पत्ती कहलाएगी। यहाँ पे संयुक्त पत्ती कहलाएगी। और संयुक्त पत्ती के अंतर्गत यानी उसमें कौन कौन सी पत्तियां शामिल है? तो आपकी नीम हो जाती है, गुलाब की पत्ती हो जाती है, इमली है, बबूल है। अब जो आपका गुलाब की जो आपकी पत्ती हो जाती है तो वो कैसी होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह की पत्ती होती है और इस तरह से होती है। और ये क्या है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई होती है। और इसमें एक और खासियत होती है कि ये पत्तियां देखिए, यहाँ पे ये जो आपका हो जाता है ये पर्णव्रत हो जाता है और ये मध्यशिरा, ये पर्णव्रत, यहाँ से ये इसका जुड़ाव होता है ना, ये इसका जुड़ाव होता है। तो ये कौन सी पत्ती कहलाती है? तो ये आपकी संयुक्त पत्ती कहलाती है। संयुक्त पत्ती में कौन कौन सी आती है? तो आपका कौन सा हो जाता है? नीम, गुलाब, बबूल, ये सभी पत्तियां संयुक्त पत्तियों की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पुष्प के भाग। यहाँ पे जो चीजें और बची हैं तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो जाती है। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग बोर होने लगते हो और पूरा क्लास नहीं देखते हो। तो पुष्प के भाग, यहाँ पे जो ये पुष्प वाला जो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पत्तियों वाला। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपका जो पौधों की उपयोगिता है, पशुओं की उपयोगिता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से जरूर बनते हैं। यानी मान के चले कि जो आप आज का क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पुष्प के भाग, ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार मैं वेरी बोलूं उतना ही कम है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको आप चित्र के माध्यम से समझिए, क्योंकि चित्र भी आता है एग्जाम में और एक्सप्लेन करना भी आता है। अगर आप चित्र बनाना सीख जाते हैं तो एक्सप्लेन तो आप अपने आप से कर ही लेंगे। बाकी तो मैं बताती ही हूँ, एक्सप्लेन तो करती ही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप चित्र यहाँ पे समझ लें, कुछ इस तरह से है और इसका थोड़ा सा आप रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बनाना सीख लें। मैं तो जल्दी में बना रही हूँ ना, तो आप लोग जब थोड़ा सा स्लो मोड में बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे तो आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भाग है, इस तरह से बनता है इसका। यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये आपका हो जाता है दलपुंज। क्या हो जाता है, ये आपका दलपुंज हो जाता है और ये पूरा पुष्प है। और इसके जो भाग है उनको मैं अलग अलग से करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आपका ये इस तरह से हो जाता है। ये आपको कौन सा भाग हो जाता है, तो ये आपका बाह्य दलपुंज हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये आपका बाह्य दल पुंज हो जाता है, ठीक है। और इसके 1 2 3 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो आप लोग उसका नाम बताएं कि कौन कौन से होते हैं। और इसका हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको बताएंगे। और भी यानी कि 1 2 3 है और 4 और 5 2 बचे हुए हैं, यानी आपके 2 नहीं 3 बचे हुए हैं। तो एक हम और बताते हैं, 2 हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है, एक ये हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बना देते हैं हम इस तरह से। इसका नाम आप बताएं। अब आपके माइंड में तो आ ही गया होगा इसका नेम क्या है, यहाँ पे देखिए। और इसका नाम हो जाता है पुमंग। क्या हो जाता है, पुमंग हो जाता है। 2 और बचे हुए हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये चीज हो जाती है कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और ऐसे आपको क्या पता कि कौन सी क्लास मैम ने किस टाइम डाली है। और हालांकि आप टेलीग्राम से जुड़े रहे, वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन का मैसेज पहुंच जाता है। जो क्लास डालने वाले होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स भेजने वाले होते हैं, या जो भी चीजें होती हैं सभी का वहां पे मैसेज पहुंच जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े और प्लस आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी चलते हैं सीरीज की तरफ, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं। तो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। भूमंडल के समस्त जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पादप है, यानी हरे पौधे हो जाता है। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल, जो हरे रंग का पदार्थ होता है यानी जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। उसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण यानी संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। यही ग्लूकोज मंड कार्बोहाइड्रेट का अन्य रूप है, यानी रूप में परिवर्तित होकर पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, जड़, पत्ती आदि में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक से दो बार आप करके देखेंगे, लिख के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका सूत्र जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है। जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जंतुओं में लैंगिक जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। लैंगिक जनन के समय मोनोसिस्टिस जैसे एक कोशिकीय जीव आकार तथा साइज में समान होते हैं। मलेशिया परजीवी में दोनों जीव असमान होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में नर शुक्राणु तथा मादा अंडा उत्पन्न करती है। उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव एक समय में शुक्राणु उत्पन्न करता है तथा दूसरे में अंडा। मेंढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में निषेचित करता है, ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। मवेशी, कुत्ता, कीट, मकड़ी, मनुष्य तथा ऐसे ही अन्य जंतुओं में नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर में अंदर छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं, ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज विकसित होना आरंभ कर देता है। युग्मकों में अपने माता पिता की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 जोड़े है ना, तो 46 होते हैं। निषेचन से जब दो युग्मक जिसमें आधी संख्या में क्रोमोसोम होते हैं मिलते हैं तब जीव में क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है प्रगंध तथा अंतःभूस्तरी को चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। तो प्रकंद क्या होते हैं, ये भूमि में श्यान स्थिति में रहते हैं। इसका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समानांतर वृद्धि करता है। अनियमित आकार, मासल व चपटे होते हैं। इस पर पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व पर शल्क पर्ण होते हैं। इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण अदरक, हल्दी, अरबी। देखिए अदरक यहाँ पे प्रकंद हो जाता है, शल्क पत्र हो जाते हैं, तो इसी तरह से तो होती है और ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है, यही चीज़ तो है ना। और अंतःभूस्तरीय कुछ पौधे में वायु तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षस्थ कलिकाओं से जो शाखाएं बनती वो भूमि के कुछ
दूर तक तिरछी या क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर एक वायु प्रवाह बन जाती हैं। इन शाखाओं को अंतःभूस्तरीय कहते हैं। इनकी पर्व संधियों में अपस्थानिक जड़ें और अन्य अंतःभूस्तरीय परिवर्धित हो जाते हैं। अतः भूस्तरीय में पितृ पादप के अलग हो जाने पर एक स्वतंत्र पादप बन जाता है। अतः भूस्तरीय ऊपरी भूस्तरीय से छोटा होता है। गुलदाउदी, पुदीना आदि पौधे अंतः भूस्तरीय के उदाहरण हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है पुष्प के कितने भाग होते हैं, उसके भागों का चित्र बनाकर कार्य को संक्षेप में लिखे। तो पुष्प, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ये आता ही आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद ये थर्ड सेमेस्टर में भी आया। मतलब ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर में ये ना सोच के चले सिर्फ सेकेंड का आएगा, फर्स्ट का भी एक आधा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, थर्ड में है एक आधा क्वेश्चन, फोर्थ का भी आ जाता है, थर्ड के भी डल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म है एकदम 110% की एक आध क्वेश्चन इधर उधर से उठा ज़रूर लिए जाते हैं। होता आपके सिलेबस का ही है, लेकिन सब जैसे आपने हिंदी तैयार की तो हिंदी क्या अलग है, वही सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको पढ़ना अलग अलग सेमेस्टर में रहता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम बनाना आपको बताते हैं और बड़ा ही ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका ये वाला भाग हो जाता है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान वे में इसको आप बना सकते हैं और 1 से 2 बार आप बनाना सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने ऐसे रफली हम बोर्ड पे आपको बहुत ही अच्छे से इसको बनाना बता देंगे जिससे आप अच्छे से वर्क कर पाएँ, ठीक है। और आप कहेंगे कि मैम इतने कम टाइम में ये चित्र, तो यही तो सब आपको करना है, ऐसा तो ही ना सभी के लिए उतना ही कम टाइम मिलता है। ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा टाइम मिल गया, किसी को कम टाइम मिल गया, सभी को तो बराबर मिलता है। तो जो 95+ नंबर्स लेके आते हैं वो कैसे लेकर आते हैं, ऐसे ही तो लेकर आते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया जाता है ना। इसी टाइम में उनको भी करना होता है, इसी टाइम में आपको भी करना होता है और आप ही हो सकता है कि 95 वाले हों, है ना, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये सारे बनेंगे। देखिए कितने ये इसमें बनते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये आपका 6 हो गया। ये हम आपको ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यानी बोर्ड पे बता रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, वाइट बोर्ड है, ठीक है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है, यह अपने डंठल के पुष्पांशर पर लगा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं। प्राकृतिक रूप से 4 यानी प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। ये 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्यपुट कहलाते हैं। पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? तो बाह्यदल पुंज, देखिए इसमें बाह्यदल पुंज कौन सा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बाह्यदल पुंज हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत ये भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्यदल पुंज दल पुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं या रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोम गुच्छ कहते हैं। उसके बाद दल पुंज है, तो दल पुंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे ये दल पुंज हो जाता है, ये बाह्यदल पुंज हो जाता है। तो इसमें दल पुंज देख लेते हैं, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। बाह्यदल पुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं या पुंकेसर तथा अंडक की रचना करते हैं। पुमंग यहाँ पे देखिए कौन सा है, देखिए ये देखिए आपका पुमंग ये हो जाता है, ये जो इस तरह से बना हुआ है ये क्या है, ये पुमंग हो जाता है, ठीक है ना। ये कई इस तरह से, तो ये पुमंग हो जाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका कार्य परागण उत्पन्न करना होता है। जायांग यहाँ पे कौन सा है, देखिए ये हो जाता है, कुछ इस तरह से बना हुआ है जायांग आपका, है ना, ऐसे ही तो बना हुआ है कुछ, तो ये जायांग हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जायांग स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागणों को ग्रहण करना है, वर्तिका का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया। जो आपका पुष्प के कितने भाग होते हैं, इसके भागों को चित्र के द्वारा समझाएं। तो आप चित्र बनाना अच्छे से समझ लें, बाकी इसके आप एक्सप्लेन भी कर दें।
पौधे में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन को एक एक उदाहरण द्वारा समझाएं। तो पौधे में लैंगिक जनन, फूल पौधों का जनन अंग होता है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें पुंकेसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग है। पुंकेसर के अग्रभाग पर परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर का आधार चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। निचले चौड़े आधार को अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणु होते हैं। अंडाणु में बीजांड होते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग चिपचिपा होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। परागण हवा, पानी या कीटों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागण से परागण पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण के बाद परागण के एक परागनली निकलती है। परागनली में 2 युग्मक होते हैं। इसमें से एक नर युग्मक परागनली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है या बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिसमें एक युग्मनज बनता है। ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज माइटोटिक विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है, जिसमें अंततः एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है। अलैंगिक जनन की 5 विधियां, प्रकारों के नाम लिखिए अथवा अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां विखंडन, मुकुलन हो जाता है, इसमें समझ लेते हैं, और खंडन और बीजाणुओं द्वारा ये, और कायिक प्रवर्धन। तो इसमें विखंडन, जब जीव पूर्ण विकसित होता है तब 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जिसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य। विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि को दिखाया गया। इसमें 2 संतति कोशिकाएं बनाती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई पीढ़ी को संतति क्यों कहते हैं? कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं के चारों ओर एक रक्षक परत या भित्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था को पुटिसिस्ट कहते हैं। पुटी के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है, जिससे बहुत सी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। पुटी के फटने के बाद बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं। मुकुलन, शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक का 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उदाहरण वीस्ट तथा हाइड्रा हो जाता है। और खंडन क्या है? स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। खंडन विधि द्वारा किसी चपटे कृमि में से 2 चपटे कृमि को बनता हुआ दिखाया गया है। बीजाणुओं द्वारा कुछ जीवों तथा निम्न वर्गीय जीव बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था में, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु सामान्य विधि से जनन करता है और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा जनन करने की कुछ उदाहरण हैं: म्यूकर, फर्न अथवा मांस। कायिक प्रवर्धन ये हो जाते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले बदलावों का वर्णन कीजिए। बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा उसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूणकोश में जीव द्रव्य के मुक्त हो जाता है। इसमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है या युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है। दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों या द्विगतीय केंद्रक के साथ संलयन करके एक त्रिमुड़ित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले प्रमुख बदलाव क्या क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। पुष्प के निषेचन के बाद अनेक बदलाव होते हैं। इसके बाद पुष्प के अंडाशय में फल तथा बीजांडों के बीजों का निर्माण होता है। पुष्प के प्रमुख बदलाव दृष्टिगत होते हैं। बाह्य दल प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं। टमाटर, बैंगन, रसभरी आदि के फलों में लगे रहते हैं। दल प्रायः मुरझा कर झड़ जाते हैं। पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिका मुरझा जाते हैं। अंडाशय फल में बदल जाते हैं। बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पे हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। बीजांड के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर तथा प्रांकुर से आप क्या समझते हैं? तो ये भी आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम वेरी इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको चित्र के द्वारा भी पूछा जा सकता है कि चित्र बनाएं, चित्र के द्वारा इसका एक्सप्लेन करें इस तरह से। तो बीज आपका जो जैसे सेम का बीज होता है तो कैसे होता है, बस इस तरह से तो होता है, और यहाँ पे एक फटी हुई इस तरह से ये चीज़ होती है। और जब इसको अलग अलग किया जाता है, फोड़ा जाता है, तो इस तरह से देखिए बीज में 2 भाग होते हैं ना, तो इस तरह से ये निकलता है। जैसे कुछ पपीते, जैसे पपीता आप काटें बीज से आधा आधा, तो इस तरह से हो जाता है ना, तो ये बीज पत्र हो जाता है। तो आप इस तरह से इस चित्र को अच्छे से बनाए। और इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस 2 लाइनें ड्रॉ करनी है बस। और उसके बाद आपको इसका जो नामकरण करना है, यानी नामांकित चित्र होता है ना, तो ये जाइलम हो जाता है, नीचे का भाग ये हो जाता है बीजांडद्वार, और मूलांकुर बीजपत्र, और मूलांकुर बीजपत्र परांकुर हो जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं इसमें होता क्या है, इसमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसे सभी भागों का अध्ययन भलीभांति किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सेम का बीज अच्छे से बड़ा होता है ना, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका भलीभांति वर्णन कर सकते हैं। और जो छोटे होते हैं तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है, कैसे क्या क्या चीज़ें। हालांकि ऐसा नहीं है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा सभी चीज़ें वो बड़ी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे सेम के बीज का हम वर्गीकरण कर लेते हैं। सेम के बीज को ध्यान से देखो, यह आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण है जिसे बीजचोल कहते हैं। जो क्या होता है, बीज के ऊपर एक आवरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छिलका जैसे कहते हैं ना, वो बीजचोल होता है। यह बीजों को सूखने या अन्य हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों में सेम के बीजों का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का अथवा गहरा भूरा होता है। यह प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह है जिसे नाभिका कहते हैं। ये सेम के बीज का वो भाग है जहाँ एक फल भित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक और एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांडद्वार कहते हैं। ठीक है ना, किसको कहते हैं, बीजांडद्वार। जो आप नाभिक के एक और एक छोटा छिद्र है उसको कहते हैं। ठीक है, सेम के कुछ सूखे बीजों को तुम रात भर पानी में भिगो दो, अगले दिन बीज पानी सोखकर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़े या सोखता कागज से सुखा लो। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांडद्वार से पानी दिखाई देगा। सुई या चिमटी की सहायता से बीजों के बीजचोल को अलग करो। तुम्हें बीजचोल के अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। कहाँ से बनता है, तो भ्रूण से बनता है। भ्रूण का अध्ययन करने पर सबसे पहले गुर्दे के आकार के 2 बीजपत्र दिखाई देंगे जो कि एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के 2 बीजपत्रों में से एक बीजपत्र हटाओ। जहां बीजपत्र जुड़े होते हैं वहां भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देंगे। इन्हें मूलांकुर और प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ मूल बनती है तथा प्रांकुर से तना पर रोह बनता है। भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता, यह बीजपत्रों में संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली के बीजों के भ्रूण में से बीजपत्र होते हैं। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्रीय पौधे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है और आपने अच्छे से इन चित्रों को देख लिया है। इन चित्रों को हमने देखिए कई बार आपको बता दिया, रिपीट भी कर दिया, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। 1 से 2 बार आप बनाएं, देखें कैसे ये बनते हैं और किस तरह से इनको हमको डेकोरेट करना है, नामकरण इनका करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत जितना हम कहें उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए जो चित्र है, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि पूछे जाते हैं। बाकी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको विश्वास आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आप विश्वास करें और चीज़ों को समझें। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से समझें, अच्छे से तैयार करें, तो आप देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।